जब बाकी बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको किताबें सुननी है, तकनीकी मदद से पढ़नी है। ऐसे ही दृष्टिहीन व्यक्ति को सूरदास कहना एक आम बात है। दूसरी कहानी जो भैया खड़े एकदम कोने में, उनका नाम विवेक यादव है। इनकी कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इनको बेनिफिट मिलता है ओबीसी का, पर इस बार इन्होंने बिना उस बेनिफिट के एग्जाम दिया। विकास सर से मैं आज तक कभी नहीं मिला था, मेंस और इंटरव्यू तक के पहले। तो ये था कि अगर आपके जो आदर्श हैं, अगर आपसे उन्हें मिलना है ना, तो आप अगर बराबर में खड़े होकर मिलेंगे तो वो शायद आपके जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा है आज। जिस दिन आपका ये होना कि वीक हो, उस दिन भी पढ़ाई करके वो स्ट्रांग होगा। क्योंकि कभी कभी लगता है ना अपने को कि नहीं हो रहा, मुझसे छोड़ दो, मतलब छोड़ देता हूँ मैं, नहीं होगा मेरे से। उस दिन आप 6-7 घंटे पढ़ लो, फिर ये लगेगा हो जाएगा। आप एक एक सीढ़ी देख के चढ़ते जाएंगे तो एक दिन आप पहुंच जाएंगे। आप जब भी ये कोशिश करेंगे कि मैं वहाँ देख लूँ अंत जहाँ हो रहा है उस मेरी पूरी जर्नी का, वो उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। आइए आइए, हो गया? अरे भाई हो गया, प्लीज आइए। अभी आपको 4 लोगों से मिलवाएंगे और मैं भी, जो ब्रेक था हमारा इन्हीं सब बातों में हुआ। इन सब की अपनी अपनी कहानियां हैं, संक्षेप में वो कहानियां भी सुनेंगे और मैं वो वाला सवाल पूछूंगा आपकी तरफ से कि आपको कोई ऐसे टिप्स दे के जाएं कि उन टिप्स से आपका आईएएस बनने का रास्ता आसान हो जाए। भाई सीधी सी बात है, जो इतने अभ्यास से उन्होंने सीखा, अगर वो आपको बता देंगे तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, है ना। ये हमारे चौथे साथी हैं, आइए यहां से, आइए। तो माइक कहां पर है? एक माइक दो। अच्छा, पहले आप बुके लाएंगे, तो इस बुके को देने के, प्रशांत जी आप सबको दीजिए बुके। कहाँ गए प्रशांत जी? हाँ आप दीजिए। एक ही बात है ना? अरे एक ही बात है। अच्छा ठीक है, चलिए आप लोग फोटो खींच रहे हैं ना? आइए आप लीजिए, पहले लीजिए। थैंक यू सर। आप तो हाथ लगाइए। प्रशांत जी नोएडा सेंटर के हेड हैं, आपको पता है ना, ये यहाँ के मुखिया हैं, और गोपाल जी यहाँ का पूरा एडमिन देखते हैं। लीजिए। इनमें से जो सबसे 2 रोचक कहानियां मुझे पता लगी, ये सत्येंद्र हैं। इनकी कहानी ये है कि आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत चैलेंज होता है जब आप अन्य व्यक्तियों से अलग क्षमताओं के साथ काम करते हैं, है ना। तो वो सारी परिस्थितियां, जब बाकी बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको किताबें सुननी है, तकनीकी मदद से पढ़नी है, या कोई आपका साथी या कोई पेरेंट आपको पढ़ के हेल्प कर रहा है और वो सब करते हुए तैयारी करनी है। तो सत्येंद्र जी दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के। उन्होंने एमफिल किया, पीएचडी किया। उसके बाद इनको शौक हुआ कि मैं सिविल सर्वेंट बनूं। तो 2016-17 के आसपास से इन्होंने परीक्षा में एंट्री शुरू की और फिर कई बार सिलेक्शन इनका हुआ। इस बार इनका अब तक का हाईएस्ट रैंक है और आईआरएस तो इनको मिल ही जाएगा, लेकिन जो सपना है प्रॉपर आईएएस वाला वो थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें क्या होता है कि हर कैटेगरी की सीट्स फिक्स होती है, तो जो इनकी कैटेगरी स्पेसिफिक सब कैटेगरी है उसमें सिर्फ एक सीट प्रॉपर आईएएस की इस बार है, तो वो इनके हाथ में शायद ना आ पाए। आईएफएस के लिए वो थोड़े स्ट्रगल करेंगे। और ये फिलहाल पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज में अधिकारी हैं। माहे एक जगह है भारत के नक्शे पे, केरल के इलाके में पड़ता है, पौंडीचेरी का हिस्सा है। वहाँ ये प्रशासक हैं, अच्छे प्रशासक हैं। इनकी बातों से ही लग रहा है कि इनका अनुभव काफ़ी अच्छा है और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो अभी आपको मोटिवेशन की डोज ठीक ठाक मिलने वाली है, बहुत जल्दी मौका मिलते हैं। दूसरी कहानी जो भैया खड़े एकदम कोने में, उनका नाम विवेक यादव है। इनकी कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इनको बेनिफिट मिलता है ओबीसी का, पर इस बार इन्होंने बिना उस बेनिफिट के एग्जाम दिया। मतलब बेनिफिट मिलता है का मतलब आप ले भी सकते, नहीं भी ले सकते, आपकी चॉइस की बात है। तो ये इस बार मूड में थे कि मैं एग्जाम दूंगा ही नहीं। तो जब इन्होंने एग्जाम नहीं देने का फैसला किया तो इनकी एक मित्र ने
इनके बिहाफ पे इनका फॉर्म भर दिया है, भरवा दिया ज़बरदस्ती। तो भर दिया तो उसमें जनरल से ही भर दिया। अब भर दिया, प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स हो गया, तो अब चैलेंज ये था कि सिलेक्ट भी होना है और नंबर भी 30-40 ज़्यादा लाने हैं ताकि कुछ प्रॉपर IAS मिले तो मज़ा आए। तो इनका पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू था, और इसी झटके में प्रॉपर IAS तो नहीं लेकिन 413 रैंक इनको मिला है, 950 नंबर आए हैं। और इनको जो सर्विस मिल जाएगी बहुत आराम से वो IRS है, और यदि ये अपना सर्टिफिकेट लगा देते तो इस समय IAS बन के मसूरी जा रहे होते। मतलब प्रॉपर IAS इनकी जेब में था, तो जेब में से कोई निकाल के ले गया 1 साल के लिए, और ये बहुत खुश हैं इस बात से। खास बात ये कह रहे हैं कि IAS तो बन ही जाएंगे, लेकिन मज़ा तो इसमें कि रैंक ऐसा है कि लोग याद रखें। तो मुझे नियति ने मौका दिया है एक बार और कि अब एक नौकरी तुम्हारे जेब में है, ज़्यादा उसका लोड मत लेना, फिर से एग्ज़ाम दो बढ़िया से और कुछ कमाल करके दिखाओ। तो सबसे पहले अभी इनसे शुरू करते हैं, फिर हम आगे पर्चे करवा दें, वरना भूलते भी जाएंगे साथ साथ। इनकी इच्छा थी कि मैं इनसे सवाल पूछूं और ये जवाब देंगे। सत्येंद्र जी, लो सत्येंद्र जी, ये माइक है। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपनी ओर से बच्चों को अगर बताना चाहें कुछ भी अपनी कहानी के बारे में। थैंक यू सर। सो मैं स्टार्ट करना चाहता था आपको अपने जीवन के संघर्षों के बारे में, और इस बार मैंने चौथी बार UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम निकाला 318। अभी मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर हूँ माहे, जैसा कि सर ने बताया। तो बहुत सारे लोग आते हैं, वो आपको बताते हैं स्ट्रेटजी एग्ज़ाम की क्लियर करने की, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसी आपकी यात्राएं होनी चाहिए। मैं वो सब आपको नहीं बताऊंगा, तो आपको बहुत सारी बोरियत से बचा लूँगा। अब मैं आपको क्या बताऊंगा? मैं आपको ये बताऊंगा कि हम में से बहुत सारे लोग जो डिप्राइव्ड हैं, दे कैन बी वुमेन, दे कैन बी अदर जेंडर्स, दे कैन बी शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, दे कैन बी लोअर क्लासेस और लोअर मिडिल क्लासेस। इन लोगों को मैं डिप्राइव्ड सेगमेंट्स कहता हूँ। ऐसे लोगों को दूसरे लोगों से ज़्यादा संघर्ष झेलने पड़ते हैं, ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसमें पहली चुनौती है इनविजिबलाइजेशन। मेरे अनुभव भी कुछ ऐसे ही रहे। मैंने अपनी जो आंखें हैं, आईसाइट है, वो एक गलत इंजेक्शन के कारण बचपन में ही खोई। उसके बाद से विकलांगता से संबंधित कुछ ऐसे अनुभव रहे कि मुझे इनविजिबलाइज किया गया। पब्लिक गैदरिंग्स में, या कोई मेहमान आए, या कोई फीस्ट हो, कोई फंक्शन हो, वहाँ मेरी उपस्थिति को डिस्करेज किया जाता था, बिहाइंड क्लोज डोर्स रहने को कहा जाता था। ये बात सिर्फ मेरे साथ नहीं है, महिलाओं के साथ इस समाज में आज तक है। देश की राजधानी में 9 बजे के बाद आपको इनविजिबलाइज कर दिए जाने की हैसियत दी जाती है। तो इस समाज का ये चेहरा भी आप देख लें कि सिर्फ आप तैयारी करने का प्रेशर ही नहीं झेल रहे, इस इनविजिबलाइजेशन को अपने ऊपर से उखाड़ फेंकने का जो आपके ऊपर दायित्व है वो भी आप लेके चल रहे हैं। दूसरी समस्या, लोगों को शिक्षित करने के लिए जनेऊ संस्कार होते हैं, तमाम तरीके के संस्कार होते हैं। मेरे साथ कुछ उल्टा हुआ। मुझे तो गांव के हेडमास्टर ने शिक्षित करने से ही मना कर दिया, और जब मैं जबरन स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जाके बैठा तो मुझे धुतकार के भगा दिया गया वहां से, क्योंकि मैं वहां बिलोंग नहीं करता। उनकी संकल्पना परिकल्पना से बाहर की बात थी कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति पढ़ लिख भी सकता है, इसलिए उन्होंने यही माना कि इनकी शिक्षा दीक्षा तो हो नहीं सकती, तो अब इनके लिए यही उचित है कि ये कृषि करें, ये रामायण पढ़ें, या कुछ ऐसा याद करें, कंठस्थ करें। तो मैंने वहाँ उस स्थिति को, उस परिस्थिति को, उनके उस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया। स्वयं को शिक्षित करने के लिए प्रयत्न किए। बचपन से ही 6-7 साल की उम्र से ही मैं स्वयं अकेला हॉस्टल्स में रहा और अपने आप को शिक्षित किया। फिर मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज गया, फिर JNU गया, फिर यहाँ आ गया। जो तीसरी तरीके की समस्या, और हम सबके साथ है, हर डिप्राइव्ड सेगमेंट के साथ है, वो है ह्यूमिलिएशन। ऐसे ही दृष्टिहीन व्यक्ति को सूरदास कहना एक आम बात है। ये सब झेलना हम सब के लिए कोई नई बात नहीं है, परंतु ये एक डिवाइस है सक्षम समाज के हाथ में, आपको शांत कर देने का, आपको हतोत्साहित कर देने का, और आपको ये बता देने का कि आप जहां हैं वहीं बिलोंग करते हैं, उससे आगे उठने के सपने न देखिए।
और इस सब के खिलाफ भी आपको लड़ना है। और आखिरी चीज़ है प्रेजुडिसेस, या एक तरीके का एबलिज्म। बड़े आश्चर्य की बात है, अभी कुछ समय पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी। वो कंट्रोवर्सी किसी फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में थी। लोगों ने असली इशू को समझा ही नहीं। इस देश के शीर्षस्थ ब्यूरोक्रेट्स ने, नौकरशाहों ने, पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए जो आरक्षण है एलिट सर्विसेज में, उसको स्क्रैप करने की वकालत जारी कर दी। किसी ने तो यह भी कहा कि भाई ये लोग काम नहीं कर पाएंगे, ये 1 घंटे लोगों को सुनवाई नहीं कर पाएंगे, पब्लिक स्पेसेस में जाके ये जो है इंस्पेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो क्या फ़ायदा है। मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर रहा एंड मुझे आदरणीय उपराज्यपाल साहब से रिकमेंडेशन मिल चुका है, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया मेरे काम को। मैं ये समझता हूँ कि जब हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हो सकते हैं, कमिश्नर्स हो सकते हैं, इस देश का शासन अभी भी ये मान कर चलता है कि एक दृष्टिबाधित इंसान, a person with visual disability cannot function as a diplomat for this country। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हम एक तरफ समावेशी होने की बात करते हैं, इंक्लूजन, एक्सेसिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, फीजिबिलिटीज की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ हम अपनी एलीट सर्विसेज को लोगों के लिए एक्सक्लूडेड रखना चाहते हैं ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एस्थेटिक दिखें। हम अपनी विकलांगता को स्वयं ही गले नहीं लगाना चाहते, ऐसा राष्ट्र हम हैं। तो वे सब लोग जिन तक ये बात पहुंचे, मैं उनकी सेंसिबिलिटीज़ को, उनकी कॉमन सेंस को अपील करता हूं कि आप मेरा इस बारे में साथ दें कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज को खोल दिया जाना चाहिए और उन्हें एक डिप्लोमेट के रूप में कार्य करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। अब इस तरीके के माहौल में, इस तरीके के झंझावातों को जीते हुए मैंने अपनी पढ़ाई प्रारंभ की। पहला संघर्ष यही था कि मुझे शिक्षित कैसे किया जाए। लोगों ने कहा तुम शिक्षित हो ही नहीं सकते। मैं हो गया शिक्षित। फिर लोगों ने कहा कि तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिल सकती। जब मैं पहली बार असिस्टेंट प्रोफेसर बना, बहुत सारे लोगों ने विश्वास करने से मना कर दिया, नहीं ये पढ़ा ही नहीं सकते, कैसे पढ़ा सकते हैं। मैंने पढ़ाया, फिर लोगों ने कहा नहीं कुछ और नहीं कर सकते, पढ़ा तो सकते ही है। तो मैंने ये 4 बार सिविल सेवा निकाली, तब भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। अब लोग कह रहे हैं कि तुम IFS नहीं बन सकते। तो हर मोड़ पे, जीवन के हर मुकाम पे स्वयं को, खुद को आपको न केवल दूसरों की नजरों में सिद्ध करना पड़ेगा, बल्कि स्वयं भी अंदर से, बहुत अंदर से ऐसी जिजीविषा खींच कर जिंदा रखना पड़ेगा जो बड़ी ही अलभ्य है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आप सब लोग ये समझें कि अपने स्वयं के संघर्षों में आप नितांत अकेले हैं। हर किसी को यह भ्रम है कि साथ है दुनिया का मेला, पर हकीकत में सभी को चलना है बिल्कुल अकेला। जिंदगी ने मुस्कुरा के बस गले उसको लगाया, जिसने भी जिंदा दिली से जिंदगी का खेल खेला। इस जिंदगी के खेल में इंडोमिटेबल विल, इच्छा शक्ति का स्वयं जनरेशन कीजिए, स्वयं को पानी दीजिए, स्वयं उसे सिंचित कीजिए, कोई और देगा नहीं। और इसमें दूसरा काम जो आप करें वह यह करें कि समझ लें कि आपकी जो बैटल है वो अकेले नहीं, बल्कि इंटरसेक्शनैलिटीज के थ्रू लड़ी जाएगी। मेरी जो समस्याएं हैं वे समस्याएं ट्राइबल्स की भी हैं, वे समस्याएं लोअर क्लासेस की भी हैं, दूसरे मार्जिनलाइज सेक्शंस की भी हैं, वुमेन की भी हैं। जब इन समस्याओं को इंटरसेक्शनैलिटी और सॉलिडेरिटी के थ्रू एक साथ समाज समझेगा, उसके सामने रखा जाएगा, उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, तभी शायद इंक्लूसिव स्पेसेस हम सब लोगों को उपलब्ध हो पाएंगे। तो इसीलिए आप ये बात समझ लें कि अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। अंबर सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, जिससे हृदय को बल मिले, है ध्येय अपना तो वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। करते रहिए संघर्ष जीवन पर्यंत। धन्यवाद। ठीक ठाक डोज मिल गई आपको मोटिवेशन की, है ना? तो समझना ये है, जो इनका मैसेज है उसको भी समझना है
कि समाज में जो भी व्यक्ति किसी भी रूप में थोड़ा वंचन के शिकार हैं, उनके प्रति आपको संवेदनशील होना, उनको उनका हक मिले, उनके हक के प्रति जिम्मेदार होना, और अपनी भाषा में विशेष रूप से बहुत सावधान रहना कि आपका कोई मजाक किसी वंचित व्यक्ति को और बुरी स्थिति में न धकेल दे। मैं अक्सर क्लासेस में इस बात का जिक्र करता हूं कि एक व्यक्ति मान लीजिए किसी वजह से जन्म से या किसी बाद में दुर्घटना से नहीं देख पा रहा है। अब एक तो वो लगातार ये झेल रहा है कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, ऊपर से समाज के लोग उसको कभी सूरदास कह देंगे, कभी और गंदा शब्द का इस्तेमाल कर देंगे। और एक बार आपने किसी को ऐसे शब्द से बोला, उसके बाद कितने दिन लगते हैं वापस अपना आत्मविश्वास लाने में, ये बहुत बहुत मुश्किल होता है। और हम सब किसी ना किसी ऐसी स्थिति के, भाई कोई देखने में छोटा है, कोई उसको बोना बोल दे, छोटू बोल दे सरे राह सबके सामने, कोई थोड़ा सा मोटा है, कोई उसको मोटू बोल दे सबके सामने, पूरी इज्जत तार तार कर दे। और हो सकता है कि उसका मोटापा भोजन की वजह से ना हुआ हो, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हुआ हो, क्या पता। तो कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा अलग है किसी भी वजह से, एक भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल भूल के भी नहीं करना है जो उसका मजाक बना दे। ये भाषा की संवेदनशीलता यूपीएससी की तैयारी में कम से कम जितना इंसान बन जाना चाहिए हमें, उसमें बहुत बेसिक सी बात है। तो किसी को भी उसके जन्म की विशेषताओं या दैहिक विशेषताओं या दैहिक वंचनाओं के आधार पर उसका नामकरण करना, चिढ़ाना गलत चीज। भूल के भी ऐसा नहीं करना। जैसे गांव में बहुत मजाक में, गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में क्या होता है, किसी का रंग सांवला, उसका नाम क्या पड़ गया, कालू। ये कितना खतरनाक रेसिस्ट कमेंट है जो आप बचपन से उसके साथ कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो अपने रंग खराब होने की वजह से इतना ज्यादा हीन भावना का शिकार हो गया, सिर्फ इसलिए कि सब उसको मजाक में ऐसा कहते थे, कोई मीन भी नहीं कर रहा है। तो हमारे विशेषण, हमारी संज्ञाएं दूसरों के साथ क्या है, वो बहुत मैटर करती हैं। इनकी बात से जो चीज सीखने की है, बाकी तो ठीक है, सफल होंगे, आप भी होंगे, ये भी हुए, पर सफल होने के साथ साथ एक सभ्य समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी भी तो निभानी है, वो भी तो महत्वपूर्ण बात है ना। शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बात सब बच्चों को बताई। विवेक बाबू, अब आप संभालिए माइक। विवेक जी ने जो मैंने बताया ना कमाल किया, सर्टिफिकेट का इस्तेमाल नहीं किया और उसके बाद भी आज यहाँ खड़े हैं और कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, अगली बार अब कुछ ठीक ठाक करके आऊंगा, ऐसे मजा भी नहीं आ रहा है। तो इस बार 413 रैंक है, तो अगली बार सर डबल डिजिट आएगी। डबल डिजिट का मतलब हो गया 10 से 99 के बीच में। हम तो सिंगल के चक्कर में भाई। सर वो कहना उचित नहीं है सर, पर हाँ बिल्कुल, अगर मेहनत रही और आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल आ सकती है। और पहले तो उन व्यक्ति को नमन जिनसे वास्तविकता में ईमानदारी, कर्मठता और एक संघर्ष का मूल्य सीखा, आदरणीय विकास सर। और सर को अगर याद हो, उन्होंने इंटरव्यू के टाइम मेरी हॉबी पूछी थी, तो मेरी हॉबी में डायरी राइटिंग मेरी हॉबी थी। तो उस डायरी की ना जो एक विश लिस्ट होती है ना आपकी, उस पन्ने में लिखा होता है कि आपको जीवन में क्या क्या करना है। उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये लिखी थी कि विकास सर से मैं आज तक कभी नहीं मिला था, मेंस और इंटरव्यू तक के पहले। तो ये था कि अगर आपके जो आदर्श हैं, अगर आपसे उन्हें मिलना है ना, तो आप अगर बराबर में खड़े होकर मिलेंगे तो वो शायद आपके जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा है आज कि आज सर के साथ में मैं यहाँ खड़ा हो गया। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, सिविल सेवा की जर्नी एक बहुत लंबी जर्नी रही। जून 2020 से मैंने तैयारी शुरू करी थी अपनी। वास्तविकता बताऊं तो तैयारी शुरू करने के पहले कभी नहीं सोचा था कि इस मुकाम तक आऊंगा, पर उस फेज में आते आते एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अलग अलग एग्जाम पास करते और उन्हें फेल करते इतना तो यकीन हो गया था कि नहीं, मैं तो कुछ बड़े एग्जाम के लिए बना हूं, और वास्तविकता में मैं वहां पहुंच कर भी बताऊंगा। तो ये आज मेरा ये था कि बहुत संघर्ष के टाइम पर ये डर भी लगा कि यार होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। पर अगर आप प्रूफ करते हो ना अपने आप को, आपके पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने, आपके फ्रेंड सर्कल के सामने, आपका और विश्वास बढ़ता है। और वही विश्वास था जो आज मैं यहाँ आया हूँ। एक चीज सर की एक वीडियो बहुत चलती है कि यार अगर अच्छे से यूपीएससी की तैयारी करो ना तो कोई ना कोई जॉब आप जरूर ले लोगे। आज आप लोग वहाँ बैठे हैं। मैंने बहुत से एग्जाम दिए। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने 5 एमपीपीएससी के प्रीलिम्स दिए, मैंने 3 यूपीपीसीएस के दिए, असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ के दिए, अभी जो बीपीएससी का मेंस हुआ मेरा उसमें भी हुआ था, वहाँ भी जाना था, आगे भी बहुत से इंटरव्यू पेंडिंग है। मैंने कोई एग्जाम नहीं छोड़ा। मैंने 20 एग्जाम में लगातार फेल हुआ,
हो रहा था फेल, अंत में दिल्ली कांस्टेबल बचता था, मैंने वो भी दिया, वहां भी मेरा नहीं हुआ अंतिम चयन। और मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है जो छुपाने वाली बात है। अपने जो मध्यम वर्गीय परिवार में एक होती है जो पटवारी की, जो सामान्यतः बहुत अच्छी मानी जाती है, मैंने पटवारी दिया, वहां भी मेरा वेटिंग आया। तो अब जो व्यक्ति कहीं भी अंतिम चयन नहीं ले पा रहा है उसको तो भाई वो तो डिमोटिवेट होगा ही। पर मेरे अंदर एक चीज थी कि दृढ़ संकल्प था कि नहीं विवेक, तू कर लेगा और तू करेगा डेफिनेटली, कैसे भी ऑब्स्टेकल्स आए और तू करेगा। एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, प्रीलिम्स मेरा हो गया, गॉड गिफ्टेड और मेरी मेहनत दोनों को मिला लो तो वो हो गया मेरा। तो जिस दिन प्रीलिम्स हुआ उस दिन मुझे पता था कि भाई मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है मेरा, मुझे 40 नंबर ज़्यादा लाने हैं। और 40 नंबर सिविल सेवा में आप लोग आगे जानेंगे, सर खुद बताएंगे कि एक नंबर पर 10 से 12 लोग होते हैं, तो इतनी नंबर को कवर करना था। दूसरा हिंदी माध्यम है अपना, तो जानते हैं कि थोड़ी सी समस्या चल रही है, वो एक दौर चल रहा है संक्रमण का, जहाँ पर जैसे कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, अंकिता मैम ने अच्छा किया, रवि जी ने अच्छा किया, बहुत से लोग अच्छा कर भी रहे हैं, पर वो एक फोमो रहता है कि एक हिंदी माध्यम है, ऊपर से हिंदी लिटरेचर भी ऑप्शनल नहीं था, एक टाइम पे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे लगातार, हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, तो उसका भी एक डर था कि यार ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा। पर मैं उस टाइम की बहुत अच्छी घटना सर आपको बताता हूँ। बिहार में पहली एक महिला जो सब इंस्पेक्टर बनी थी, वो एक LGBT समुदाय से थी। उन्होंने एक टैगलाइन कही थी, वो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, शिकायत मत करो, ज्यादा जोर लगाओ। तो मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं या तो शिकायत कर लूं कि ये है वो है, और या फिर मैं ज्यादा जोर लगा लूं। मैंने अपनी पूरी जान झोंकी मेंस में, 12-12 घंटे पढ़ाई करी मेंस के टाइम। और बचपन से मतलब वो होता ना कि एक अच्छा मतलब पूरी मेहनत करी नहीं थी कभी, वास्तविकता बताऊं तो वो जो मेहनत कभी नहीं करी थी वो मेंस में जरूर करी मैंने। बहुत लिखा, बहुत उत्तर लिखे, और एक टाइम पे अपनी वो नेहरू विहार की लाइब्रेरी बहुत फेमस थी, कभी मैं सपने देखता था वहां जाने के, मैं वहां पहुंचा भी, और कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए वो बंद हुई। उसके बाद फिर अलग अलग रूम पे रहकर भी पढ़ाई करी, पर ये था कि हार नहीं माना भाई, मेंस में बहुत बेस्ट करेंगे, अपने ऑप्शनल में बहुत बेस्ट करेंगे, और जीवन आपको वहां जरूर पहुंचा देगा जहां आप बने हैं। तो वो मैं उदाहरण हूं। और एक चीज और है कि जीवन आपको कभी संघर्ष खत्म नहीं करता। आज मैं देख रहा हूं मुझे जो सर्विस चाहिए थी वो नहीं मिली, पर जिन्हें मिली है वो कैडर के लिए परेशान है कि अरे यार वो रोज वो गणित लगाती है कि मुझे कैडर कौन सा मिलने वाला है। आपके जीवन में कभी चीजें खत्म तो वैसे भी नहीं हो सकती, पर इतना है कि आपके माता पिता के लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, क्षेत्र के लिए अगर आप कुछ करते हैं। आज मैं छोटे से शहर चंदेरी से हूं, तो आज वहां पूरी जगह माहौल अब बदल चुका है। हर लाइब्रेरी में किसी से भी पूछेंगे आप तो वो कह रहे हैं नहीं मुझे विवेक भैया जैसे तैयारी करनी है, IAS बनना है भाई। तो ये चीज इसलिए आएगी कि आप अगर बेहतर करेंगे। मैं इस तरफ हूं आज। ये चंदेरी वही है स्त्री वाला? जी सर वही। अच्छा, ये वहीं से स्त्री तुम कब आओगी? हाँ वो उसी चंदेरी से हूँ। सर ने इंटरव्यू में मुझसे पूछा था, तो वो चीज उसी शहर से मैं आया हूँ, और उस शहर को आज बहुत गर्व है मेरे ऊपर कि यहाँ से कोई पहला UPSC में चयनित होके गया है। और एक चीज और जो छोटी सी रही कि मेरे पापा ड्राइवर थे CMO सर के, और वो मेरे आदर्श रहे हैं, नगर पालिका के जो CMO होते हैं। जब आप चयन लेते हैं ना, तो जिसको मतलब आपने तैयारी के दौरान जिसको आइडल माना हो, और जब आपका सिलेक्शन होता है तो उन्होंने न्यूज़पेपर में खबर छपवाई थी कि एक टाइम पर जो मुझे आइडल मानता था आज मैं उसे आइडल मानता हूं। दिस इज द रियल सक्सेस कि आप अगर मेहनत करेंगे आप लोग भी सफल होंगे, और बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बस जोर लगानी है। मेहनत में अगर आपकी कहीं कमी रही तो देखिए उसका तो फिर कुछ नहीं कह सकते आप, किस्मत तो यार थोड़ी बहुत साथ दे ही देती है। देखो मैंने 10, 15, 20 एग्जाम फेल किए, 15 प्रीलिम्स दिए, 7 मेंस दिए, 4 इंटरव्यू तक पहुंचा, किस्मत नहीं दे रही थी, आज दे गई। तो पर मेहनत का दामन नहीं छोड़ना है। और एक शेर सर्वो वसीम बरेलवी जी का है कि ये कैसा ख्वाब है आंखों का हिस्सा क्यों नहीं होता, दिए हम भी जलाते हैं उजाला क्यों नहीं होता, और मुझे सबसे अलग रखना ही उसका शौक था, वरना वो दुनिया भर का हो सकता था, मेरा क्यों नहीं होता। तो आज वही चीज थी कि असफलता हमेशा मिलती थी, आज वो सफलता मुझे मिलनी थी, वो मुझे मिली, और बाकी प्रयास आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद। अब ये दोनों बच्चे सोच रहे हैं कि हम क्या बोलेंगे, सारा तो इन्होंने इतना तो बोल दिया, अब क्या बोलेंगे। तो ये करमवीर जी हैं, इस बार IPS में इनका सिलेक्शन हो गया है, और पहले से ये IRMS में है, रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में है, और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी आपकी, है ना? तो एक्सटेंशन लेके मतलब वहां से परमिशन लेके एग्जाम दिया, अब IPS हो गए हैं। IAS के लिए एक बार फिर से बैठना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद कीजिए कि जल्दी ही निपटा देंगे। और वो अर्पित चौधरी हैं, अर्पित का रैंक इस बार 4 क्या है, 421 रैंक इनका है। आप IRS बनने वाले हैं, क्या लग रहा है?
ओ, तो ओबीसी से तो आईएएस मिल गया इनको इस बार। तो हमने कल समझा था ना कि रैंक से कितना फर्क पड़ता है, तो उनका जो मिस हो गया इनको मिल गया इस बार। तो ये अच्छा 450 तक जा रहे हैं इस बार लगभग, है ना? हाँ, 450 तक इस बार आईएएस मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। तो अब करमवीर जी और अर्पित जी क्रम तय कर लीजिए आपस में, और कुछ ऐसा बोलो कि बच्चे एकदम हिल जाएं मोटिवेशन से, है ना? और ये भी बताना कितने घंटे पढ़ते थे। दूसरा ये बताना कि रिजल्ट से पहले कितनी गारंटी थी सिलेक्शन की। और तीसरा ये बता देना कि क्या कोई ऐसा रामबाण है जो आप इनको बता दें और वो उस पर काम कर लें। सर ने इंट्रो तो दे दिया, मैं उसके आगे 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। मैंने 2019 में ग्रेजुएशन की है NIT कुरुक्षेत्र से। तो उसके बाद में 6-7 महीने बाद में मैंने सोचा था कि इस UPSC CSE में आते हैं, इसमें कुछ करते हैं। तो उस टाइम पे कोविड आ गया था, तो मैं थोड़ा बहुत खुद से पढ़ रहा था। तो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया 2021 में। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, लेकिन मैं CSET फेल हो गया। GS में मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर था पहले अटेम्प्ट में ही, तो पहले अटेम्प्ट में मैं CSET फेल हो गया। फिर मेरे को लगा कि शायद मेरा उस दिन ख़राब था। CSET का पेपर ठीक ठाक ही आया था, मेरे लायक ही आया था। तो मैं दूसरे अटेम्प्ट में गया, तब भी CSET का एक पेपर भी करके नहीं गया। और दूसरे अटेम्प्ट में मैं CSET में 5 नंबर से फेल हुआ, पहले मैं 2 नंबर से फेल हुआ था। तो फिर तीसरा अटेम्प्ट आया 2023 का, जो CSET ये बता रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा मुश्किल था। तो उस टाइम में मैं GS नहीं पढ़ी। फिर लास्ट के 3-4 महीने मैंने 3-4 घंटे CSET ही पढ़ा, और उसमें मैंने 80 स्कोर किया था, जो कि अच्छा स्कोर था उस टाइम पे। तो मेरा पहला बार प्रीलिम्स है वो 2023 में निकला, थर्ड अटेम्प्ट में। लेकिन जो 21 और 22 के जो 2 साल थे, उसको मैंने ख़राब नहीं किया। लाइक कि प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं करूँगा। मेरा ये सीन होता था कि प्रीलिम्स नहीं हुआ ना, तो जो मेंस दे रहे हैं ना, उनके साथ मैं टेस्ट ही ज्वाइन कर लेता हूँ, चाहे वो ऑप्शनल की हो चाहे GS की हो। तो मैंने दोनों साल 2-2 टेस्ट ही ज्वाइन की, ऑप्शनल की भी और GS की भी, और कंटिन्यू टेस्ट लिखे मैंने, कंटिन्यू टेस्ट। तो लगभग मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में प्रीलिम्स फेल होने के बाद मैंने टेस्ट लिखे, उस टाइम पे स्कोर आता था कोचिंग में 75, 80 इस तरह से स्कोर आता था। और सेकंड में फिर काफ़ी ठीक हो गया था, और थर्ड में तो मतलब काफ़ी कुछ सुधार कर लिया था मैंने। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो ये जर्नी है ये काफ़ी लंबी हो सकती है। तो इसमें ये मत करना कि अगर आप प्रीलिम्स में फेल हो जाते हो फिर आराम कर रहे हो या कुछ 3-4 महीने एंजॉय कर रहे हो, मतलब कंटिन्यू आप उसी फील्ड में रहना पड़ेगा। तो सर ने बोला कि पढ़ने के घंटे की बात, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 6-7 घंटे इनफ है, और इससे ज़्यादा मैं पढ़ भी नहीं सकता। दीपांशु सर ये सब जानते हैं मेरे को कि मैं 5-6 घंटे पढ़ता हूँ। उसके बाद में जो मेरी हॉबी है, क्रिकेट खेलना है, वॉली खेलना है, तो मैं वो कंटिन्यू वो करता रहता हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है कि 15 घंटे बैठ गया, 20 घंटे बैठ गया, नहीं, मेरे तो बस की भी नहीं है इतनी बात पढ़ना। तो 6-7 घंटे पढ़ा हूँ भाई मैं तो। और उसके अलावा मैं बात करता हूँ कि लाइक सक्सेस या UPSC CSE में सक्सेस कैसे हो, तो उसमें ये है कि आपको एक डिसिप्लिन बनाना होगा। एनी टाइम आपको ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूँगा। जैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट CSET फेल हुआ, तो मुझे लगता था कि एक बार तो होगा जिस दिन मैं प्रीलिम्स क्लियर करूँगा। और मेरी 4 साल की जर्नी में सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को तभी हुई जब मेरा प्रीलिम्स पहली बार क्लियर हुआ। मेरे को लगा अब मैं फोड़ूंगा, मैं फुटा नहीं, IRMS मिला मेरे को, लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि इस बार फोड़ दूंगा मैं, जो भी हो देखी जाएगी। और मेंस में स्कोर अच्छा है मेरा लास्ट ईयर। इस बार हिंदी साहित्य की वजह थोड़ा डाउन हो गया, लास्ट ईयर अच्छा है, तो वो इंटरव्यू ने थोड़ा खराब कर दिया। इस बार इंटरव्यू ने बढ़ा दिए, वो UPSC अनसर्टेन है, उसको कुछ नहीं पता। तो मैं वही कहना चाहूँगा यार कि कंटिन्यू एफर्ट डालो, और UPSC को एज ए बैकअप की तरह मत लो कि मैं ये कर लूँगा फिर कर लूँगा UPSC, मैं BPSC निकाल लेता हूँ फिर UPSC कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपको 4-5 साल देने हैं UPSC को, तो कंटिन्यू UPSC पे ही रहो। और एग्ज़ाम अगर आपने कंटिन्यू करा, तो मैं बता रहा हूँ कि 90-95% चांस है, अगर आपने दिल से एफर्ट किया तो सक्सेसफुल हो जाओगे आराम से। मतलब एग्ज़ाम है, हार्ड है, लेकिन ये कि आपके एफर्ट डिपेंड करते हैं कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो। जैसे मैं कंटिन्यू 2 बार सिलेक्शन होता है, थोड़ा ये होता है कि लाइक लक हो गया, वो हो गया। लेकिन इस बार का जो पेपर था, मैं हिंदी साहित्य का पेपर फर्स्ट पेपर देने के बाद में घर वालों के सामने मैं रोने लग गया कि मैंने दिया ही क्यों से, अच्छा मैं लवास ना जाता, अच्छा भले एंजॉय करता वहाँ पे, क्योंकि मेरे को बर्बाद कर दिया था। ये लग रहा था कि मेरे अगर 70 नंबर आ जाए तो वो ज़्यादा होंगे अंदर, और उस चक्कर में मैंने हिंदी का पेपर खराब कर लिया मेरा। मैंने 45 नंबर का छोड़ दिया कि अब नहीं हो रहा मेरा से कुछ, तो मैंने ऐसे ही करके छोड़ दिया। उसमें 121 आ गए। अगर वहाँ पर मैनेज कर लेता खुद को, मैं 45 नंबर के क्वेश्चन में कुछ भी लिख देता,
तो वो 135 चले जाते और वो IPS IAS बन जाता। तो मैनेज मतलब चीज़ें मैनेज करनी जरूरी है हर इसमें पूरे फील्ड में। उसके अलावा मूलवान तो यही है यार कि डिसिप्लिन में रहो कंटिन्यू, और कंटिन्यू पढ़ाई करो, एक भी दिन मिस मत करो। जिस दिन आपका ये होना कि वीक हो उस दिन भी पढ़ाई करके वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि कभी कभी लगता है ना अपने को कि नहीं हो रहा मुझसे, छोड़ दो मतलब छोड़ देता हूँ मैं, नहीं होगा मेरे से। उस दिन आप 6-7 घंटे पढ़ लो, फिर ये लगेगा हो जाएगा। तो यही है कि अब 6-7 घंटे जितने पढ़ लो उतने पढ़ लो, और हर रात को सेल्फ डाउट आएगा कि मेरा नहीं होगा इस बार। तो मैं तो ऐसा हूँ कि मैंने 4 प्रीलिम्स दिए और चारों प्रीलिम्स में रात में मैं सो के नहीं गया। सुबह नहा के चला जाता हूँ बस चुपचाप उठ के, 1 घंटा नहीं सोता मैं। हाँ प्रीलिम्स मतलब सीसेट देने के बाद में थोड़ी तबीयत डाउन जाती है उस टाइम पे, तो कंटिन्यू सोया हुआ नहीं रहता हूँ मैं। तो टेंशन तो रहती है, उसके बीच में खुद को मैनेज करना है इन चीज़ों को। तो वही है, और ऑल द बेस्ट। अगर प्रीलिम्स अप्लाई दे रहे हो तो मैं तो इस बार नहीं दे रहा, अगले साल तो शायद मैं दूंगा, ये बच्चे कंपटीशन भी अगले बढ़ाऊंगा। साल वाला ही है, ये भी अगले साल ही देंगे। ओके, फिर तो साथ में प्रीलिम्स देते हैं, साथ में मेंस लिखते हैं। थैंक यू सर। अर्पित बाबू IAS बन गए हैं और अब आपको बताएंगे इन्होंने क्या क्या खास किया था। सर इतना सब कुछ बोल दिया सबने, मुझे लग रहा है बचा ही नहीं है कुछ। पर कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा जो है मैं बता देता हूँ। एक तो सर जो घंटों की बात कर रहे थे, मेरी मतलब मैं इन सबको भी सुन रहा था, तो मुझे कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट माई प्रिपरेशन यही फील होता रहा कि यार मैं सीरियस नहीं हूँ क्या प्रिपरेशन को लेके। क्योंकि मतलब आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जो सारी चीज़ें करनी थी, डांस भी करना था, थोड़ी बहुत पोएट्री भी लिख लेते थे, इनकी हॉबी डांस है, लिरिकल हिप हॉप में। डांस था, तो सब कुछ करना था। तो उसमें हमेशा ये रहता है खुद को लेके एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता रहता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ मैं उतना सीरियस नहीं हूँ जितना बाकी लोग सीरियस है। क्योंकि मतलब यहाँ पे मुझे इतने चेहरे दिख रहे हैं जो ऑलरेडी इतने ज़्यादा सीरियस है, तो मुझे हमेशा यही लगता था। पर जैसे जैसे मतलब टाइम बीतता है ना, तो मैं कई लोग एक्चुअली जो होंगे, मैं ये बात कर भी इसे ले रहा हूँ कि उन्हें आसपास के लोगों को देख के लगता होगा कि मेरे से कैसे होगा, कि मतलब मैं तो शायद इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। तो उसमें हमेशा ये है कि अगर आप एक एक सीढ़ी देख के चढ़ते जाएंगे तो एक दिन आप पहुंच जाएंगे। आप जब भी ये कोशिश करेंगे कि मैं वहां देख लूं अंत जहां हो रहा है उस मेरी पूरी जर्नी का, वो उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। एक चीज़ ये, और दूसरा अभी तो आप लोग फाउंडेशन में हैं, तो जब आप लोग का अटेम्प्ट आएगा तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है। मेरे कई दोस्तों के साथ हो रहा है सर ये, तो मैं इसलिए बता देता हूँ कि अगली बार देखेंगे, वो बहुत लोगों के साथ होगा आपके, ठीक है। तो उस ट्रैप में नहीं पड़ना है, जो भी करके जितना पढ़ा है जैसा पढ़ा है जाके पेपर दे के आना है, अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी पूरी पढ़ाई के साथ जितनी की है। हद से हद क्या होगा, नहीं होगा फिर अगला देंगे, लेकिन पढ़ पढ़ा के अगला देंगे, है ना। मतलब मेरा पॉइंट वो है, बाकी तो सब सही है। एक चीज़ और है जो मैं सोच रहा था कि बोलने की यहाँ पे, क्योंकि मेरा एक जूनियर है ऑल इंडिया रैंक 38 IAS की, अभिषेक, उसने 2 लाइन बोली थी कहीं, तो मुझे याद आ गई। तो उसमें कि कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अभिषेक जो जोरा से वही ना? जी, मेरा कॉलेज का जूनियर है सर। अच्छा, yes. वो उस दिन आया था क्लास में, उसके पेरेंट्स भी थे साथ में। जोरा से मनोज शर्मा जो IPS है ना, उसी गांव से है, तो उसी गांव का एक बच्चा इस बार सिलेक्ट हुआ। हेलो, जोरा से एक नीरज धाकड़ भी है जो लास्ट ईयर सेलेक्ट हाँ। हुआ था। तो हम तीनों दोस्त हैं, वो 2020 से साथ हैं, मतलब साथ भी क्या, साथ ही लाइब्रेरी रहे हैं। मैं लास्ट ईयर आया नहीं था यहाँ पे, मतलब तीनों सिलेक्शन एक साथ हुआ था हमारा, तीनों की पहली मेंस थी, पहला इंटरव्यू था, सब कुछ। मतलब 3 साल से जानते हैं हम एक दूसरे को, और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। मतलब एक साथ रूम शेयर किया, 2 BHK में रहे हम तीनों। मतलब अभिषेक भी? नहीं सॉरी सर, नीरज धाकड़ और अजीत सिंह खद्दा, अच्छा, अजीत। वो IPS है। तो वो दोनों इस साल दे रहे हैं। तो अच्छा फ्रेंड सर्किल बनाना अपना, एक वो साल के बाद important है। आपका भी यही होगा कि मेरे 3 दोस्त हैं, एक IAS है, एक IPS है, एक IFS है, एक ये आपके साथ भी होगा कुछ समय के बाद, ऐसे ही होता है। अभी तो 2 IPS और एक IRS IIT, इस साल वो दोनों IAS बन जाए तो अच्छी बात है सर। तो अच्छा लगा आप लोगों को? तो देखो, इनमें से जो बच्चे फिर से एग्जाम देंगे, एक तो ये कर्मवीर देंगे IAS बनने के लिए, इनको देने डबल डिजिट रैंक पे आने के लिए विवेक को। तो 2 बच्चों को तो आपको शुभकामनाएं देनी है, 2 को बधाई देनी है, तो जोर से ताली बजा के एक साथ। शुक्रिया आप सबका, 3 बच्चों को मोटिवेट किया, आपने समझाया, और ये लोग भी अब 2 साल बाद, इनको मैंने कहा है कि 2 साल की बात है फिर आप यहाँ आ जाओगे। यही होते 2-3 साल की जर्नी है। हाँ
चलिए, शुभकामनाएं, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए ध्यान से, फिर मिलना होगा। शुक्रिया।